नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी की पुस्तक क्लास 6 की जो एसएसटी की पुस्तक है और इसकी इकाई है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। उसकी प्रथम इकाई को देखते हैं। प्रथम इकाई का नाम क्या है? पाठ एक है विविधता की समझ। उसका 1 नंबर पाठ है विविधता की समझ। इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए पहली स्लाइड हमारी। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है, न जमीन है या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूदा असमानता यानी गैर बराबरी है। ये क्या है? सीधा सीधा सामान्य सा अर्थ दिया गया गैर बराबरी का। चलिए नेक्स्ट देखिए। इसी गैर बराबरी में क्या आती है? जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था ये क्या है? विविधता की समझ में अगला सोपान है जिस पर हम चर्चा करें। जाति व्यवस्था देखिए असमानता का एक और उदाहरण है। इस बंटवारे का आधार लोग किस तरह का काम करते हैं, किस जाति में पैदा हुए हैं, यानी ऊंच नीच है वो क्या है, इसकी शुरुआत है वो यहीं से होती है। अगला देखिए भारत में विविधता। तो भारत क्या है? विविधताओं वाला देश है। यहाँ विभिन्न धर्म, भाषा, खान पान के लोग रहते हैं, लेकिन वास्तव में हम गहराई से सोचें तो हम एक ही तरह की चीज़ें प्रयोग करते हैं और उनको केवल तरीके हैं क्या वो अलग अलग हो सकते हैं। तो इस विविधता के कारण भी तो हैं। विविधता के कारण क्या है? प्राचीन काल में लोग युद्ध, भोजन व काल अन्य कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे और यात्रा के साधन के अभाव में वहीं रहने लगते थे। इस कारण वह वहाँ की संस्कृति भी सीखते थे, भाषा भी सीख लेते थे और अपनी पुरानी संस्कृति व नई संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाकर एक और नई संस्कृति उभरने लगती थी। विविधता के लिए भौगोलिक कारक कुछ भी महत्वपूर्ण है, जैसे क्या जलवायु भी होती है, मानसून, मृदा, जल, मैदान इत्यादि के हैं। लोग अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप व सांस्कृतिक परंपराओं को अपने आप में ढाल लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू की पुस्तक भारत की खोज है वो क्या है? इस पर विस्तृत चर्चा करती है। यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहन किया जाता है। तो अनेकता में एकता का विचार है क्या? जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया है। अगली स्लाइड पे चल देखिए विविधता की समझ क्या है? मूल रूप से मानव है वो क्या है? मानव की 4 प्रमुख प्रजातियां मानी गई है, जैसे काकेशियन है, मंगोलाइड है, निग्रोइड है या फिर ऑस्ट्रेलाइड है। यानी मानव की क्या है? 4 प्रमुख प्रजातियां मानी गई। आज दुनिया भर में 7,000 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। ये एक मोटे रूप में एक आंकड़ा माना जा सकता है। अगला देखिए, भाषा के तौर पर चीनी या मदारिन भाषा विश्व में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। अब देखिए विश्व में तीसरी सबसे भाषा है बोली जाने वाली वो क्या है? एक अंग्रेजी है। अंग्रेजी विश्व की तीसरी भाषा बनती जा रही है। अब भारत की अगर बात करें, भारत हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन धर्मों की जन्मस्थली है। दुनिया भर में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों का एक बार मोटा मोटा प्रतिशत देखिए। दुनिया भर में ईसाई क्या है? लगभग लगभग 33% के आसपास है। इस्लाम है वो क्या? इस्लाम को मानने वाले 20.4% है। और हिंदू क्या है? लगभग 13.5% है। और परंपरागत चीनी है वो क्या? 6.3% है। और बौद्ध है वो क्या? 5.9% है। किसी विशेष धर्म के अनुयायी नहीं है, यानी ये लोग क्या अपने आप को किसी धर्म का नहीं मानते। तो वो इस प्रकार की जनसंख्या वो क्या है? 14.3%। और अन्य में सभी प्रकार कहते हैं वो 6.5। तो इस तरह से ये क्या है? दुनिया भर में विभिन्न धर्मों को मानने वाले और न मानने वाले लोगों की संख्या निर्धारित की गई है। अब देखिए मानव की उत्पत्ति क्या है? आधुनिक मानव की उत्पत्ति क्या है? पूर्वी अफ्रीका से मानी जाती है। इराक में यूफ्रेट्स नदी के किनारे, मिस्र में नील नदी के किनारे, चीन में हांगो तथा भारत में क्या है? सिंधु नदी के तट पर मानव सभ्यताओं का विकास हुआ है। लगभग लगभग क्या है? 43 सिविलियंस मानी गई है, सभ्यता मानी गई है। अगला देखिए संस्कृति के उद्गम केंद्र। तो पहली मानव सभ्यताएं 5 प्रदेशों पहली मानव से 5 प्रदेशों में विकसित हुई है। ये क्या है? मिस्र है, इराक, भारत, पाकिस्तान, चीन तथा मेक्सिको है। इन्हीं आधुनिक देशों में संस्कृति के मूल केंद्र स्थित हैं, जिन्हें सांस्कृतिक उद्गम केंद्र कहा गया है। यानी ये यहाँ क्या है? संस्कृति की शुरुआत मानी गई है। नेक्स्ट देखिए मिस्र में क्या है? नील नदी घाटी सभ्यता है। इराक में टिग्रिस है और यूफ्रेट्स नदी के बीच मेसोपोटामिया, जिनका भारत से गहरा समुद्र है, ये सभ्यता है। चीन में हांगहो नदी घाटी की सभ्यता है तथा भारत और पाकिस्तान में क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता तथा मेक्सिको में माया सभ्यता का विकास हुआ है। ये महत्वपूर्ण चीजें हमारे लिए। नेक्स्ट देखिए 3500 ईस्वी पूर्व क्या है? सबसे पहले टिग्रिस और यूफ्रेट्स के किनारे ये नदियां हैं और सुमेर साम्राज्य का स्थापित हुआ। सुमेर साम्राज्य की राजधानी क्या है? उर थी। और हड़प्पा सभ्यता का उद्भव क्या? 2500 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी में हुआ और यहाँ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दो नगर बसे थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कुल दो नगर बसे थे। हांग हो की नदी घाटी में सांग साम्राज्य का विकास हुआ, जिन्होंने अनंग शहर की स्थापना की थी। अब देखिए मेन टॉपिक विविधता में एकता। क्यों हम विविधता क्या है, किस प्रकार इसकी शुरुआत हुई है, उस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आगे देखिए भारत में क्या है? लगभग 4,600
35 समुदाय हैं, यानी सबसे दुनिया की विविधताओं की अगर बात करें तो भारत क्या है, विविधताओं वाला देश है। अब क्या दक्षिण में इडली डोसा, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, ये क्या देश के अनेक अनेक अलग अलग क्षेत्रों के या फिर कह सकते हैं हम राज्यों के खान पान की बात की गई है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदुओं के चार धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारिका और रामेश्वर क्या भारत की 4 दिशाओं में भी स्थित है। नेक्स्ट देखिए, पारसियों का मुख्य धार्मिक स्थल क्या है, मुंबई में स्थित है। ये विविधता वाली चर्चा है वो यहाँ पर हो रही है। अगला देखिए, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल और राजस्थान में गणगौर तीज, बिहार में छठ पूजा, पंजाब में बैसाखी आदि उत्सव मनाए जाते हैं। तो गायन में देखिए, छत्तीसगढ़ में की पंडवानी, महाराष्ट्र की लावणी और राजस्थान की मांड गायिका क्या है, ये गायन शैलियाँ रहती हैं। लोक नृत्यों में पंजाब का भंगड़ा, गुजरात का गरबा और राजस्थान का घूमर क्या है, पूरे देश में प्रसिद्ध है। शास्त्रीय नृत्यों में कथक नृत्य उत्तर भारत और भरतनाट्यम क्या है, दक्षिण भारत की विशेषता है। शास्त्रीय गायन में कर्नाटक गायन दक्षिण भारत की विशेषता है। भारत में क्या है, भाषाओं की अगर बात करें तो संविधान द्वारा क्या है, 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं और ये क्या है, संविधान की अनुसूची में शामिल है। और लगभग 1600 बोलियां सारे देश में बोली जाती हैं। यानी विविधता की बात करें तो हमारा देश क्या है, विविधताओं में भरा हुआ देश है, विविधताओं से भरा हुआ देश है। अगला देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के द्वारा मान्य 22 भाषाएं, देखिए इसमें असमिया है, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, ये मणिपुरी है, मणिपुरी। नेक्स्ट देखिए, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये क्या है, 22 भाषाएं हैं वो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। अब सिख पंजाब में बहुसंख्यक है पर राजस्थान में अल्पसंख्यक है, क्योंकि सिख है वो क्या है, पंजाब में ही रहते हैं। और मुस्लिम देखिए, जम्मू कश्मीर में बहुसंख्यक है तो देश के अन्य भागों में क्या है, अल्पसंख्यक है। इसी प्रकार ईसाइयों की देखते हैं तो ईसाई क्या है, ईसाई मिजोरम तथा नागालैंड में क्या है, बहुसंख्या में है, तो देश के अधिकांश भागों में है भी नहीं तो कोई नहीं, यानी अल्पसंख्या में है। तो ये था हमारा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में विविधता की समझ, कक्षा 6 का पहला ही लेसन था। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसी पुस्तक का हम अध्याय नंबर 2 देखिए, विविधता में भेदभाव, विविधता एवं भेदभाव, ये क्या है, एनसीईआरटी का सार पर चर्चा हम करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं और क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उत्सव मनाते हैं, इस पर उस स्थान के भूगोल व इतिहास का असर पड़ता ही पड़ता है। इसी अंदर एक पूर्वाग्रह कि इसका पूर्वाग्रह देखिए, इसका अर्थ पूर्व निर्णय है, अर्थात किसी मामले के तथ्य की जांच किए बिना ही राय बना लेना या मान लेना पूर्वाग्रह है। और विविधता और भेदभाव का मूल कारण क्या है, लगभग लगभग क्या पूर्वाग्रह को माना जाता है। देखिए, कई बार लोगों के संदर्भ में नकारात्मक पूर्वाग्रह बना देते हैं जो भेदभाव को जन्म देता है। कई बार हम लोगों के संदर्भ में नकारात्मक पूर्वाग्रह बना देते हैं जो भेदभाव को जन्म देता है। तो कुछ सामाजिक पूर्वाग्रह जो लड़का और लड़की में भेदभाव को जन्म देते हैं, जैसे लड़कियां ऐसी होती हैं जो कमजोर या कोमल या मृदु स्वभाव या फिर स्वाभाविक रूप से कमजोर मानते हैं हम। और लड़के वे रोते नहीं, कमजोर नहीं होते, बहादुर होते हैं। यानी यहाँ क्या स्पष्ट, इस उदाहरण से स्पष्ट पता चल रहा है कि भी हम जेंडर डिफरेंस है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, रूढ़िबद्ध धारणा, जब हम सभी लड़कों को एक ही छवि में बांध देते हैं और उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उन्हें रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। उदाहरण, जब हम धर्म, लिंग या देश के आधार पर किसी को कंजूस या फिर अपराधी, बेवकूफ आदि बोलने लगते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा बड़ी संख्या में लोगों का एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। भेदभाव वहां से शुरू हो जाता है। लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करने लगते हैं और वो अपने से दूसरे लोगों क्या है, नीचा समझने की भूल कर बैठते हैं। अब कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभावों का सामना करना पड़ता है। अब इस स्थिति में क्या है, अ, विविधता वे उस समुदाय के सदस्य जिसकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं समझा समझा जाता। इस प्रकार हम इनमें क्या, भारत की जाति व्यवस्था का उदाहरण ले सकते हैं। असमानता, यदि वे गरीब है और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन भी नहीं है। यहाँ क्या है, यह बात भी लागू नहीं होती है जाति व्यवस्था के आधार पर भी। जैसे भारत में क्या है, सामाजिक व्यवस्था को 4 वर्णों में बांटा गया है। इसका कारण क्या है, विविधता ही रही है। इस प्रकार के दोहरे भेदभाव का सामना 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 धार्मिक जनजातियां समुदाय किसी विशेष जगह के लोग करते रहते हैं और कर भी रहे हैं। अब देखिए, जैसे देश के दलितों की बात आती है, ये देखिए, दलित शब्द को नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ है दबाया गया, कुचला गया। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति वर्ग या फिर अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करती है। भारत में जाति व्यवस्था भी भेदभाव को जन्म देती है। ये सर्वभौमिक और सर्वव्यापक सत्य है कि भारत में जाति व्यवस्था है वो क्या है, भेदभाव को जन्म देती है। स्वतंत्रता के लिए किया गया संघर्ष में समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो संविधान में समानता को लिया गया और इससे कानूनी
रूप दिया गया, परंतु आज भी असमानता व्याप्त है, क्योंकि कहीं न कहीं लोगों में रूढ़िवादी और पूर्वाग्रह वो क्या है आज तक बने हुए हैं। अब आगे देखिए, थोड़ा-सा हम क्या है इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं ताकि समझ में आ जाए। विविधता एवं भेदभाव क्या है, इस पर तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए रंग भेद या अपार्थाइड, रंग भेद या अपार्थाइड। अब महात्मा गांधी ने क्या है इसी असमान नीति के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में बहुत लंबा आंदोलन चलाया था, ये सर्वव्यापक है। और अगर भारतीय की बात करें तो देखिए एक महापुरुष का नाम आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ बहुत खूब और लंबा संघर्ष किया था। अब ये क्या है, एक अछूत समझे जाने वाली महार जाति में पैदा हुए थे महाराष्ट्र में। उन्होंने महार के तालाब पर सत्याग्रह 1927 में किया। 1927 में किया और वो इसलिए किया कि क्योंकि उस तालाब से कुछ जाति के लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। अधिकार नहीं था और इन्हें मतलब नीचे समझी जाने वाली जातियों को पानी पीने नहीं दिया जाता। इसी प्रकार गोविंद गुरु, गोविंद गुरु ये क्या है, अ, सिख धर्म के अंतिम गुरु माने गए हैं गोविंद गुरु। ये सॉरी, गोविंद गुरु क्या है, भील जनजाति के राजस्थान से संबंधित हैं ये। दक्षिण राजस्थान जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र में गोविंद गुरु के नेतृत्व में भगत आंदोलन के द्वारा भी सामाजिक सुधार और समानता के लिए संघर्ष किया गया था। और गोविंद गुरु बहुत क्या है चर्चित व्यक्तित्व रहे हैं। हम इस पर अगली चर्चा में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए गोविंद गुरु ने भीलों व ग्रासियों के बीच भगत आंदोलन चलाया। ये प्रश्न हमेशा से पूछा जाता है, भाई गोविंद गुरु के आंदोलन का क्या नाम था, तो भगत आंदोलन था। उन्हें सत्य व धर्म के मार्ग पर चलते हुए धूनी व निशान की पूजा का आह्वान किया। और गोविंद जी ने क्या किया आगे, आदिवासियों की सेवा के लिए संप सभा की स्थापना की। संप सभा की स्थापना की, ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है, हमेशा से प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। गोविंद गुरु ने 17 नवंबर 1913 यानी मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को मानगढ़ की पहाड़ी पर एक विशाल धूनी बनाकर संप सभा की स्थापना की। एक धूनी बनाकर संप सभा की स्थापना की और अंग्रेजों ने जागीरदारों की सेना की सहायता से मानगढ़ पहाड़ी को चारों तरफ से घेरकर वहां शांतिपूर्ण सभा कर रहे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में सैकड़ों महिला पुरुष शहीद हो गए। तो ये था हमारा इसी पुस्तक का दूसरा लेसन, विविधता एवं भेदभाव। मोटा मोटी हमने क्या इसका खाका और वो जो ढांचा है देखने का प्रयास किया है। इसी पुस्तक का तीसरा लेसन है वो क्या है, सरकार क्या है। ये सरकार क्या है कक्षा 6 पर आधारित है और हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए सरकार का अर्थ कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करते हैं। इसके 3 अंग माने गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये क्या है, सरकार के 3 सतर होते हैं। हम जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे विस्तृत रूप से इन पर चर्चा करेंगे। तो सरकार के सतर की जहाँ तक बात होती है, राष्ट्रीय स्तर पर इसका संबंध पूरे देश से होता है, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं और जैसे भारत की सरकार है। हालाँकि राज्य स्तर पर यह है किसी विशेष राज्य का संचालन करती है, ये राज्य सरकार कहलाती है, जैसे राजस्थान राज्य की सरकार है। हालाँकि स्थानीय स्तर का यह गाँव प्रशासन को संभालती है, इसे पंचायत या नगरपालिका के नाम से जाना जाता है और ये क्या है गाँव के प्रशासन के लिए होती है। अब अगर सरकार बनी है तो सरकार के कुछ कार्य भी होंगे, तो मोटा-मोटी क्या है हम देख लेते हैं। सरकार को बहुत सारे कार्यों का संचालन करना पड़ता है, छोटे व बड़े हर प्रकार के कार्य की ज़िम्मेवारी सरकार की होती है। यहाँ हम आपको सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कार्य को बता रहे हैं। देखिए, कानून बनाना और निर्णय लेना, शासन व्यवस्था को लागू करना, सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करना और राष्ट्र हित को सुनिश्चित करना और जन कल्याण कार्य करना। ये क्या है सरकार के क्या है महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। अब सरकार कानून बनाती है और उसे लागू करती है और सभी लोग उसे मानने के लिए बाध्यकारी भी होते हैं। जहाँ तक सरकार के प्रकार की बात करें तो हम देखिए हम पीछे सरकार के 3 सत्रों पर चर्चा करी है। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है, और इसका उत्तर इस बात पर निर्भर है कि वहाँ सरकार कैसी है। विश्व भर में अलग-अलग प्रकार की सरकार है, लेकिन हम आपको क्या है हम मुख्य 2 सरकारों पर चर्चा करेंगे, जैसे लोकतांत्रिक है, प्रजातांत्रिक है, राजाशाही। ये देखिए सरकार के प्रकार क्या है, सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने के लिए उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है, तो ये इस बात पर भी निर्भर होती है। देखिए लोकतांत्रिक से पहली सरकार का प्रकार क्या है, लोकतांत्रिक सरकार, दूसरी होती है राजतंत्र की। और लोकतांत्रिक में हम देखते हैं, देखिए इसमें निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा प्रदान की जाती है तथा जनता के प्रतिनिधि वास्तविक शक्ति का स्रोत जनता है तथा उनके निर्णय उनके प्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। लोकतंत्र सरकार के अंदर मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक क्या होती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। राजतंत्र इस प्रकार की सरकार के अंतर्गत निर्णय लेने की शक्ति राजा या रानी के पास होती है और जनता से निर्णय नहीं लिया जाता या फिर जनता से अ, विभिन्न मुद्दों या मसलों पर चर्चा नहीं करी जाती है, तो इसे हम निरंकुश शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं।
भारतीय लोकतंत्र, भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। इस मुख्य बात है, लोगों के पास अपने नेता को सुनने की शक्ति होती है, इसलिए लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भी है, जिसके अंतर्गत लोग अपने प्रतिनिधि वोट के माध्यम से चुनते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र, देखिए आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि तो लोकतंत्र कहा जाता है। इसे लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा क्या है, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। तो इसी प्रकार सरकार का एक और भाग है, वो क्या, सफरेज मूवमेंट, इसका अर्थ होता है वोट देने का अधिकार। अ, वोट देने का अधिकार। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं ने मत डालने के लिए संघर्ष किया, इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन भी कहते हैं। तो देखिए विश्व में सर्वप्रथम संविधान ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों में स्थापित किया गया या फिर लागू किया गया। तो इसी प्रकार विश्व शक्ति कही जाने वाली अमेरिका में महिलाओं को वोट का अधिकार क्या है, 1920 में मिला, और इंग्लैंड में महिला को वोट देने का अधिकार क्या है, 1928 में मिला। देखिए पीछे हमने क्या है, सरकार क्या है, इस लेसन पर मोटा मोटी चर्चा करने की कोशिश करी है। तो थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, सरकार क्या है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। ये क्या, हम पिछली स्लाइड में जो चर्चा करी थी, उन कामों को थोड़ा थोड़ा क्या है डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश है। तो ये सुनिश्चित करता है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा गिरती है, जैसे सुनामी, भूकंप, मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है, तो लोग न्यायालय जाते हैं, न्यायालय भी सरकार का ही अंग होता है। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। देखिए सरकार के सत्र क्या है, सरकार अलग अलग सत्रों पर काम करती है। स्थानीय सत्र एक हो गया, राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय सत्र पर, यानी तीन प्रकार के सत्र यहाँ मान लिए गए हैं। सरकार एवं कानून, सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे यह भी ताकत होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करें। नेक्स्ट है जी, सरकार के प्रकार। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को ये शक्ति देते हैं, लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। इस पर हम क्या चर्चा पीछे कर चुके हैं, तो फिर भी मोटा मोटा हम देख लेते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार भी कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है, जिसे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता है। ये राजतंत्र सरकार की बात हो रही है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है, यानी राजा के पास होती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और नहीं अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती है, यानी यहाँ के राजा मनमानी भी करता है। अब लोकतांत्रिक सरकार की चर्चा करते हैं, तो लोकतांत्रिक सरकार, लोकतंत्र में क्या होता है, मतलब लोकतंत्र में मूलभूत विचार ये है कि लोग नियमों को बनाने और भागीदार बनकर खुद ही भागीदार बनकर खुद ही शासन करते। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय क्या है, प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जैसे एमपी, एमएलए वगैरह। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के निर्णय लेते हैं। कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को क्या है, बेशक नागरिकों को वोट देने का अधिकार मतलब ना दे। देखिए 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे सेफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सेफ्रेज का मतलब क्या होता है, वोट देने का अधिकार होता है। हाँ, क्या है सेफ्रेज का मतलब, वोट देने का अधिकार होता है। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार क्या है, 1920 में, और इंग्लैंड में 1928 में मिला था। भारत क्या है, लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और ये क्या है, आज भी भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना गया है। एनसीईआरटी की इस पुस्तक का जो कक्षा 6 की एनसीईआरटी सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान पर आधारित है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और पीछे के 3 लेसनों का हम मोटा-मोटी 3 चैप्टर है वो देख देख चुके हैं। अगला आज का हमारा चैप्टर है वो क्या है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। यानी इस यूनिट में क्या है, लगभग 10 लेसन हैं और हमने तीनों पर चर्चा करी है। कोशिश करेंगे 10 के 10 लेसन इस सेशन कवर करने की। हैं? देखिए जब हम बोलते हैं कि कोई सरकार लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक है, तब हमारा अर्थ क्या होता है। इस अध्याय में आप लोग को लोकतांत्रिक सरकार की कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को बताया गया है। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और एक लोकतांत्रिक सरकार को हम कैसे परिभाषित करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। भागीदारी,
देखिए लोकतांत्रिक सरकार का पहला लक्षण यही है कि ये कि आम लोगों को भागीदार बनाते हैं। भागीदार लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। इस प्रकार नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। जैसे भारत हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं और एक सरकार चुनाव जीत कर सरकार बनती है। वोट के माध्यम से जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है और भागीदारी के अन्य तरीके भी होते हैं। लोग सरकार के कार्य को रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। कई तरीके हैं जिसके माध्यम लोग अपनी राय व्यक्त करें, जैसे धरना प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल, हस्तक्षेप अभियान ये आदि होते रहते हैं और ये क्या है लोकतंत्र एक सरकार का ही गुण होता है। आंदोलन के जरिए क्या है लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं और उन मुद्दों को सरकार के सम्मुख ला सकते हैं जिन पर सरकार ध्यान नहीं देती है या फिर ये क्या है जनमानस की भावना के खिलाफ होते हैं। अब भारत में अनेक बार आंदोलन के जरिए सरकार के सम्मुख मुद्दों को उठाया गया, जैसे चिपको आंदोलन है, नर्मदा आंदोलन है और भी बहुत सारे आंदोलन होते हैं और वर्तमान भी आंदोलन होते रहते हैं। सरकार विभिन्न लॉबीज होती है, दबाव समूह होते हैं, वो क्या होते हैं सरकार को अपनी मनमानी करने के खिलाफ क्या है कदम नहीं बढ़ाने देते। तो इस प्रकार क्या है लोकतंत्र में एक व्यवस्था बनी रहती है। अब विवादों का समाधान देखिए, विवाद तब उभरते हैं जब विभिन्न सामाजिक, धार्मिक जगह और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते और भारत जैसे देश में यह क्या बहुत ही मुश्किल काम होता है। कई बार भेदभाव की दशा में कुछ मुद्दे हैं जो विवाद का विषय बन जाते हैं, जैसे धार्मिक जुलूस और उत्सव विवाद या फिर अन्य विवाद। अगला देखिए समानता एवं न्याय। लोकतांत्रिक सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विचार है कि समानता। इसीलिए भारत के संविधान में समानता जैसे शब्द अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया और इसकी सुरक्षा समय क्या है संविधान करता है। लोकतांत्रिक सरकार एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करती है और समाज के हर तबके को न्याय प्राप्ति का पूरा अधिकार देती है। हाँ, इस अलावा सरकार असभ्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर रोक जैसे कानून का निर्माण भी करती है और किया भी है, तथा सरकार विवादों का समाधान संवैधानिक कानून के आधार पर होता है। तो ये था लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, यानी इस पुस्तक का चैप्टर नंबर 4। इसी पर हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं आगे। देखिए लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं हम। लोकतंत्र को एक ऐसी सरकार कहा जाता है जो जनता के द्वारा और जनता के लिए संचालित होती है। विश्व में लगभग 60% से अधिक देशों में लोकतांत्रिक सरकारें वर्तमान में कार्यरत हैं। स्विट्जरलैंड 26 कैंटोनों यानी कबीला समुदायों का संघ है। इसका संघीय संविधान 12 सितंबर 1848 को क्या है अंगीकार किया गया था। डेमोक्रेसी के लिए क्या है स्विट्जरलैंड का उदाहरण लिया जाता है। स्विट्जरलैंड की डायरेक्ट डेमोक्रेसी अपने आप में अनूठी मानी गई है, जहाँ जनता संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को खारिज और संविधान संशोधन के लिए क्या है पहल भी कर सकती है। अ, लोकतांत्रिक सरकार का अगला गुण है वो क्या होता है सार्वभौमिक वेशक मताधिकार होते हैं। वैसे हम इस पर चर्चा पहले कर चुके हैं। सरकार का चयन करने के लिए सभी वैश्विक नागरिकों को मत देने का अधिकार दिया जाता है, जिसे सार्वभौमिक वेशक मताधिकार कहा जाता है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया, अतः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को वहाँ बराबर माना जाने लगा है। अगला गुण देखिए भागीदारी। तो भागीदारी है वो क्या होती है लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि उन लोगों की तरफ से निर्णय यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते हुए लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि कितनी है 5 वर्ष की होती है, यानी 5 वर्ष बाद चुनाव होने आवश्यक होते हैं। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार-बार चुनते हैं। कोई अच्छी सरकार होगी तो लोग उसे बार-बार चुनने का प्रयास करेंगे और बुरी सरकार होगी तो बदलने का। देखिए भागीदारी के नेतृत्व चुनाव क्या 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी तरीके होते हैं। देखिए तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल है। इसके जरिए जो बातें गलत है, उन्हें न्याय संगत नहीं है, उन्हें सामने लाया जाता है। लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है। ये वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों को की भागीदारी अक्सर इन आंदोलन के जरिए ही हो पाती है। अब लोकतांत्रिक सरकार का अगला तत्व कह सकते हैं या गुण कहते हैं वो क्या होता है विवादों का समाधान होता है। देखिए भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पे होते हैं। देखिए कावेरी विवाद कर्नाटक व तमिलनाडु के मध्य ये कावेरी नदी को लेकर हुआ। कृष्णा राजा सागर कावेरी नदी पर कर्नाटक में और मेंटूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु में। ये क्या है विवादों के कुछ उदाहरण हैं जिनको क्या है सरकारें वो क्या संविधान के आधार या संविधान के अनुसरण पर चलकर सुलझाने की कोशिश करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जो अगला लोकतांत्रिक सरकार का तत्व कहिए या फिर गुण कहिए वो क्या है समानता एवं न्याय होता है। समानता एवं न्याय होता है और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक सरकार अगर है और समानता एवं न्याय पर अगर वो कार्य नहीं करती है तो लोकतंत्र नहीं माना जाता है। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक ऐसा उनका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना है। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। असभ्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है।
न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होता है, और ये क्या है, लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य गुण माना गया है। चलिए 5वें लेसन पे चर्चा करते हैं, और 5वां चैप्टर का नाम है पंचायती राज। पंचायती राज, और ये पंचायती राज क्या है? एक ऐसी व्यवस्था है जो ग्रामीण इलाकों में शासन व्यवस्था को संभालती है, सरकार के नियमों, कानूनों और जन कल्याणकारी नीतियों को लागू करने का प्रयास करती है। तो ये क्या है, कहीं-कहीं 2 स्तर की होती है, कहीं 3 स्तर की होती है। इस पर हम ज़रा अलग से सेशन में करेंगे। तो इसमें पहला ही है ग्राम सभा। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क की सभा होती है, यानी 18 प्लस जो उम्र है उनके, मतलब जो वोट देने के काबिल है, उनकी एक सभा होती है। इस सभा में एक गांव या अधिक गांव के भी हो सकते हैं, जैसे राजस्थान में अब भी यह व्यवस्था बनी होती है कि कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 7 गांव का समूह मिलकर के एक ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है, उसका जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम पंचायत, अब देखिए ये लोग मिलकर के क्या है, एक ग्राम पंचायत कई वार्ड छोटे क्षेत्र में बैठी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। ये सीधी सी बात है कि गांव में जगह जगह मोहल्ले बने होते हैं, और उन मोहल्लों का निर्धारण होता है कि वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, इस हिसाब से क्या है, आबादी के हिसाब से ये क्या है, संख्या में कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसका निर्धारण क्या है, गाँव की आबादी और व्यवस्था को देखते हुए किया जाता है, और प्रत्येक वार्ड का एक सदस्य है, वो क्या है, वार्ड पंच के रूप में माना जाता है। पंचायत का मुखिया, ये पंचायत क्षेत्र के लोग क्या है, मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है, और वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। यानी सरपंच की सहायता करने के लिए वार्ड पंच होते हैं, और अपने मोहल्ले में या फिर अपने गांव में कुछ विशेष कार्य करने के लिए वार्ड पंचों की आवश्यकता रहती है। अब पहले ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत में जो काम करने वाले लोग होते हैं, ओके, ये देखिए इसमें तो मोटा-मोटा दिया हुआ है, अभी ग्राम पंचायत का एक शिव बुई होता है। या ग्राम सभा में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों का शिव होता है, इसका चुनाव नहीं होता, ये सरकार द्वारा नियुक्त होता है। इसका कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायती बैठक बुलाना, और जो भी चर्चा एवं निर्णय हो उनका रिकॉर्ड रखना होता है। जैसे ग्राम सेवक जैसे पद सर्जित इसी व्यवस्था के लिए किए गए हैं। अब ग्राम पंचायत क्या-क्या कार्य कर सकती है? सड़कों, नालियों, स्कूल भवनों, पानी की ज़रूरतों, अन्य सार्वजनिक उपयोगों भवनों आदि रख-रखाव, मतलब कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अभी भी हमारे अगर देश की हम बात करें, तो या फिर संविधान की जो व्यवस्था है उसकी बात करें, तो पंचायतों को क्या है, लगभग 29 प्रकार के कार्य करने होते हैं। ग्राम पंचायत की आमदनी, अब देखिए घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने करों से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं की राशि, जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, या फिर सरकार अपनी अतिरिक्त कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है विभिन्न माध्यमों से। इससे क्या है, पंचायत की आमदनी होती है। समितियाँ, अब इसमें एक है, ग्राम सभा काम करने के लिए समितियाँ बनाती है। कुछ राज्यों में इसके सदस्य होते हैं, कुछ ग्राम सभा सदस्य और कुछ पंचायत से। उदाहरण के लिए क्या है, निर्माण समिति। अब ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। जिला पंचायत, जिला परिषद पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत होती है। यह जिले स्तर पर विकास योजना बनाती है। पंचायत समिति की मदद से यह पंचायतों में आवंटित राशि के विवरण की व्यवस्था करती है। और हमारे देश में क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें ग्राम, विकास खंड और जिला सत्र आते हैं। तो ग्राम पर क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है। विकास खंड खंड पर है पंचायत समिति होती है, और जिला पर क्या है, जिला परिषद होती है। इसी पुस्तक का लेसन नंबर 6 हम देखते हैं, गांव का प्रशासन। गांव का प्रशासन कैसा होता है? गांव में क्या, पुलिस, तो क्या है, पुलिस को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासकीय संगठन होता है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है और उसके नियंत्रण में रहता है, और पुलिस थाने का एक थानेदार होता है। यह सरकार का अंग, सरकार का कानून व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है, तो शांति बनाए रखने का कार्य करता है। पटवारी, पटवारी यह राजस्व विभाग का एक अधिकारी होता है। ये कार्य जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना होता है। इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी इत्यादि अधिकार में कुछ गाँव आते हैं। खसरा रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर का विवरण जरीब, या पटवारी द्वारा खेत को नापने के लिए इस्तेमाल की गई लोहे की जंजीर है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी लेता है, और अपने क्षेत्र में उगाने वाली फसलों का समस्त रिकॉर्ड भी सरकार को देता रहता है। तहसीलदार पटवारी के काम का निरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करना है कि रिकॉर्ड सही ढंग से और राजस्व इकट्ठा हुआ है या नहीं है। तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र जारी करता है। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों के मामले सुलझाए जाते हैं या फिर सुलझाए जाते हैं। यह भी सुनिश्चित करता है कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल मिले। ये काम क्या है, तहसीलदार का होता है। हिंदू अधिनियम 2005, कई राज्यों में हिंदू औरतों की परिवार की जमीन में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था, वो तथा उस जमीन को बेटों में बांट दी जाती थी। इस कानून में बदलाव किया गया। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में भी बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है।
नेक्स्ट लेसन है हमारा नगर प्रशासन। नगर प्रशासन देखिए, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये चीज़ें मिलकर क्या है, नगर प्रशासन का निर्माण करती हैं। तो नगर निगम, नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं। इसके 3 प्राधिकरण होते हैं। 3 प्राधिकरण हैं। परिषद स्थायी समिति के आयुक्त इसके अंतर्गत चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन का कर आते हैं। यह महानगरों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होती है और जिन शहरों की जनसंख्या 5 लाख या उससे ज़्यादा है, वहाँ ये क्या है, नगर निगम पाए जाते हैं या फिर बनाए जाते हैं। नगर पालिका यह भी एक प्रशासनिक इकाई होती है। यह एक शहर या कस्बे या गांव या उनके छोटे समूह के रूप में होती है। नगर पालिका भारत में मुख्य रूप से शहर के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें जनसंख्या क्या है, 20,000 से अधिक होती है, किंतु ये महानगर नहीं होते। नगर पंचायत ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा होता है। पार्षद देखिए, नगर निगम प्रशासन शहर को अलग अलग भागों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो डिटेल निर्णय लेती है। नगर निगम के सदस्य को पार्षद बोलते हैं तथा इसका चुनाव आम निर्वाचन के आधार पर होता है। इसके लिए न्यूनतम आयु क्या 21 वर्ष की होती है। मेयर के लिए आयु 30 वर्ष होती है। तीनों स्तरों का गठन 5 वर्ष के लिए होता है और भंग की स्थिति में 6 माह के अंदर क्या है, चुनाव करवाने होते हैं। SC ST जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलता है। महिला के लिए भी न्यूनतम 33% आरक्षण का प्रावधान है। OBC राज्य विधानमंडल के अनुसार आरक्षण अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से हो सकता है और उपाध्यक्ष सदस्य खुद चुनते हैं। चलिए, थोड़ी सी नगर प्रशासन की चर्चा चल रही है तो हम थोड़ी सी डिटेल देखो देख लेते हैं। शहर, तो शहर क्या है, भारतीय जनगणना के मानक अनुसार शहर से तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जहाँ कम से कम 5,000 की जनसंख्या हो और उससे में से 75% लोग खेती बाड़ी छोड़कर दूसरा काम करते हों और उस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, उसको क्या है, शहर कहा गया है। अगला देखिए, नगर निगम। नगर निगम क्या है, वे बड़े शहर जहाँ जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा हो और वहाँ सालाना 1 करोड़ से ज़्यादा हो तो वहाँ नगर निगम बनाए जाते हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और अजमेर नगर इसी प्रकार के उदाहरण हैं। हालांकि नगर परिषद, नगर जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा व 5 लाख से कम होती है वहाँ नगर परिषदों की स्थापना होती है। ये नगर पालिका वे शहर जहाँ जनसंख्या 15,000 से 1 लाख के बीच होती है वहाँ नगर पालिका बोर्ड बनाए गए हैं। सामने तो इसके लिए 20,000 जनसंख्या भी मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पार्षद। नगर प्रशासन में ही होता है। तीनों तरह के स्थानीय निकायों में स्थानीय लोगों द्वारा अपने अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजे जाते हैं जिन्हें पार्षद कहा जाता है। चुनाव राज्य के चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। वार्ड का कोई भी वैसे नागरिक जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो पार्षद का चुनाव लड़ सकता है। 12वीं अनुसूची, संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरीय संस्थाओं के 18 कार्य का उल्लेख है और वहीं पंचायतों के 29 कार्यों का विवरण है। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के 74वें संविधान संशोधन द्वारा 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी निकाय संस्थाओं को कानूनी आधार देकर इन्हें और मजबूत बनाया गया है। अगला चैप्टर देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में करीब 40% खेती और मजदूर है। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी भूमिहीन लोग हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेती और मजदूर के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन है और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे शुरू कर दिए हैं जैसे दुकान चलाना, ब्याज पर पैसे देना, छोटी मोटी फैक्ट्रियां चलाना आदि। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। केवल 20% किसान बड़े श्रेणी के किसानों में आते हैं। मध्य भारत के कुछ गांव में खेती और जंगल के उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। महुए बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। सहकारी समितियां क्यों, दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। सहकारी समितियों में दूध बेचा जाता है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग खेतीबाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। फसल अच्छी हो इसके लिए यह प्रकृति पर भी निर्भर होता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम नागालैंड का। तो नागालैंड में क्या, ये गांव जिसका नाम चीजामी है, ये नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखे जंग समुदाय के हैं और वे सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। इसका मतलब पहाड़ी की ढलान जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है। चीजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इन्हें मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करने का काम करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका में थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं। देखिए, कलपट्टू तमिलनाडु में समुद्र तट के पास स्थित एक गांव है। गांव के प्रमुख व्यवसाय क्या होगा, खेती, टोकरी, बर्तन, घड़े,
ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। भारत में 80% किसानों के पास छोटे खेत हैं, जबकि 20% किसान ही बड़ी किसानों की श्रेणी में आते हैं। इस पर हमने लगभग चर्चा कर ली है। अब खेती के प्रमुख कार्य खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई, गुड़ाई, कटाई आदि होती हैं। और देखिए नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती की चर्चा यहाँ फिर से है। यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। ये नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चके संघ समुदाय के, वे सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह जाए, और ये चावल की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी गई है। इस पुस्तक के अंतिम लेसन पर हम चर्चा करते हैं, शहरी क्षेत्र में आजीविका। भारत में 5000 से ज़्यादा शहर और 27 महानगर में है। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता ये जैसे उदाहरण क्या है। महानगर में 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते और काम करते हैं, और वे नौकरी या अपने रोजगार में लगे हैं। वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं, क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सड़कों पर काम करना। अब शहरी क्षेत्र में क्या है, देखिए बड़े बड़े शहरों और महानगरों में कुछ लोग सड़कों के किनारे अपना सामान बेचते हैं, जैसे कि सब्जी बेचना, फुटपाथ पर फूल बेचना, छोटे खिलौने बेचना, नाई मोची ठेलों पर कुछ सामान रखकर उसे बेचने वाले लोग स्वरोजगार में लगे होते हैं। उनसे कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वह खुद योजना बनाते हैं कि माल खरीदें और कहाँ वह कैसे अपनी दुकान में लगाएं। ये एक रोजगार का उदाहरण माना जा सकता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वे में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। 12 यानी ये तादाद क्या है, बहुत बड़ी है। नेक्स्ट देखिए, तथा बड़े शहरों में इन फुटपाथ पर बेचने वाले लोगों को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है, तथा पुलिस प्रशासन भी इन्हें अपनी दुकानें नहीं लगाने देती, और इन व्यक्तियों को अपनी सुरक्षा की कोई सुविधा प्राप्त नहीं होती। ये भी एक क्या है, समस्या है। बाजार में दुकानें बड़े बड़े महानगरों में दुकानों की कतार लगी होती है, जिससे ज़्यादातर दुकानें मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान मौजूद होते हैं, और ये क्या है, स्थायी दुकानें होती है। ये क्या है, लगभग छोटी दुकानें होती हैं, और इसके साथ साथ बड़ी दुकानें भी होती हैं। बड़े महानगरों या शहरों में बड़ी दुकानें मौजूद होती हैं, जिन्हें शोरूम कहते हैं, मॉल कहते हैं, जिसमें हर प्रकार के सामान उपलब्ध होते हैं। लेकिन ये छोटी दुकानें वे फुटपाथ से बहुत ही महंगी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए शहरी क्षेत्र में आजीविका। भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं और 53 महानगर, जैसे जनगणना 2011 के अनुसार। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। ये क्या सड़कों पर काम करते हैं। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ ठेलों पर सामान बेचते हैं। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वाले 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। सड़कों पर सब्जी बेचने वाले, फूल, अखबार बेचने वाले, मोची, नाई, प्लास्टिक की छोटी मोटी चीज़ें ठेलों पर बेचने वाले, रिक्शे वाले आदि क्या हैं, लगभग काम करते हैं। और वो क्या है, शहर के बीचों बीच एक लेबर चौक बना होता है। लेबर चौक वहाँ क्या, शहर में कपड़े सिलने की फैक्ट्री है, फैक्ट्री के पास लेबर चौक है, जहाँ दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर है, वो क्या है, आकर बैठते हैं, और वो क्या है, अपने काम की तलाश में रहते हैं। तो ये थी हमारी क्या है, NCERT आधारित क्लास है वो 6 की सामाजिक विषय की एक पुस्तक, जिस पर हमने मोटी मोटी चर्चा करी है। और क्या है, इनमें मतलब कक्षा 6 पर आधारित है, तो बड़ी डिटेल में जाने की थोड़ी ज़रूरत नहीं है। और हमने लगभग क्या इसे 1 घंटे में क्या है, पूरी किताब ही कवर कर ली है, जो सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान के नाम से थी। तो आज के इस सेशन में इतना ही। धन्यवाद।